हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सिलेबस काफ़ी हद तक आपने कवर कर लिया होगा और डेली आंसर राइटिंग में अभी तक आप अगर नहीं लिख रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली राइट आंसर्स। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू व्हेन द एग्ज़ाम कम्स, बिकॉज सी प्रिपरेशन इज़ जस्ट वन आस्पेक्ट ऑफ द एग्ज़ाम, और प्रिपरेशन का जो सेकेंड आस्पेक्ट है दैट इज़ प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग। सो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल हैव टू राइट इम्प्रॉम्प्टू आंसर्स, ओके। और वहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितनी इंटरनलाइज्ड होगी, जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी, जितनी हार्ड वायर्ड होगी आपके दिमाग में, उतना ही आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे, ओके। सो विद दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर आंसर राइटिंग डिस्कशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चंस हैं डे 21 के, दीज आर रिगार्डिंग पॉलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इट सेज कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी requires non-transactional allegiance to constitution, discuss with reference to various supreme court judgments। so अगर आप यहाँ पे keywords देखें जो हम क्वेश्चन में हर बार देखते हैं, पहला तो कीवर्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेकंड इज नॉन ट्रांजेक्शनल एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को इंक्लूड करते हुए इस आंसर को डिस्कस करना है, ओके। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, उसको एलिजियंस जो है वो नॉन ट्रांजेक्शनल होनी चाहिए। नॉन ट्रांजेक्शनल मतलब कि दैट कैन नॉट बी कंडीशनल। वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को आपको इन एवरी सिनेरियो यू विल हैव टू फॉलो, ठीक है। और अब आपको डिस्कस करना है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहले तो यही आएगा कि हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है। देखिए, जो भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास कीवर्ड जो सेंट्रल है उस क्वेश्चन का, उसकी डेफिनेशन आपके पास है, सो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद दैट। या फिर उसके रिगार्डिंग कोई सपोज आर्टिकल है अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी के स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या उसके रिगार्डिंग कोई रिसेंट रिपोर्ट है, कोर्ट है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। बट इस क्वेश्चन में जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सी, मोरालिटी इज अबाउट जजमेंट। राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी यूज़ आर मोरालिटी, जिसको एथिक्स भी कह सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब इस तरह से आप समझिए कि किसी भी चीज़ को सही या गलत ठहराने के लिए जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, व्हेन यू आर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, देन it would be known as constitutional morality, okay। And similarly I have defined कि constitutional morality is defined as adherence to the principles of constitutional values, ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर, he was a very vocal supporter of constitutional morality, और अम्बेडकर का ये मानना था कि हमने प्री इंडिपेंडेंस एरा में काफ़ी सारे टूल्स यूज़ किए, जो गांधीयन मूवमेंट्स थे या फिर रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट्स थे, उनके लिए हमने काफ़ी सारे टूल्स यूज़ किए, जिनका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एज सच कोई मतलब नहीं बनता। वो टूल्स हो सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का या सिविल डिसोबीडियंस का, क्योंकि उस टाइम पे जो सरकार थी दैट वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। सरकार के ऊपर हिंदुस्तानियों का, इंडियंस का कोई कंट्रोल नहीं था, और दे हैड देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। आज जो है हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिविजुअल के और सोसाइटी के राइट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। सो हमें जो ओपन स्ट्रगल वाला पाथ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस वॉज द मेन फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ अम्बेडकर। फर्दर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज़ राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप आपको एक जगह देता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजंस में से नहीं है सेटिस्फाइड, सो यू कैन गो टू जुडिशरी, यू कैन प्रोसेशन आप निकाल सकते हैं। यू हैव आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एट्सेट्रा, जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको वॉइस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, कौन सी ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो सामने आती है। प्रियम्बल एक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSPs हैं, ठीक है, जिसको सब कुल मिला के हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हमने इंट्रो अभी कर दिया, बॉडी हमारी स्टार्ट हो रही है, और हमने ये बताया कि अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। इट सेफगार्ड्स एंड अपहोल्ड्स द एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। इट रिकॉग्नाइजेस
दिस डिस्टिंक्शन, और इससे क्या हेल्प होता है, डाइवर्सिटी में, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बेसिकली हमें मेंटेन करने में हेल्प होता है। देखिए फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि सिनॉप्सिस जो है इट बेसिकली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट अबाउट द टॉपिक। आपने जो क्वेश्चन लिखना है वो 150-250 वर्ड का होगा, सिनॉप्सिस ये सपोज 300-400 वर्ड का होगा। सो आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो क्वेश्चन आपका होगा उसके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो रिलेवेंट पॉइंट्स है वो उठा के लिखने हैं। हम आपको एक मटेरियल की तरह ये प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अच्छे आंसर्स लिख पाएँ कल। ओके, ये मैंने थोड़ा और कनेक्टिंग यहाँ पे एक हिस्टोरिक फ्रेमवर्क लिख दिया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाए, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के होते हुए जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं उनकी ज़्यादा जगह नहीं बचती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को, ओके, और सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज़ नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो कई सारी जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। फॉर एग्जांपल कृष्णमूर्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांस्टेंट एफर्मेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डर इन द सोसाइटी, प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी और डिसिप्लिन एक सोसाइटी में, जिसके कारण एक इंडिया एज अ नेशन प्रोग्रेस करेगा। पुट्टा स्वामी जजमेंट जो काफ़ी फेमस है फॉर राइट टू प्रिवेसी, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मेंशन हुआ था। द कोर्ट्स मस्ट न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ पावर्स बाय द एग्जीक्यूटिव एंड स्ट्राइक डाउन एनी लेजिस्लेशन और इवन एग्जीक्यूटिव इफ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं, इंस्टीट्यूशंस पे भी लागू हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस जो था, यहाँ पे भी अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा था गवर्नमेंट कोर्ट ने। ओके, अनदर केस इंडियाज यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस, सबरीमाला केस जिसमें है। सो यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को जो इन्होंने कहा था वो बेसिकली उसको लिमिट किया था विद द कैविएट की वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा हो गया मेन बॉडी। अब कंक्लूड करने के लिए यू कैन सिंपली सेज कि दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज बोथ अ प्री कंडीशन एंड अ गोल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी लाइक इंडिया। देखिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं होगी, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप एक डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हेल्दी डेमोक्रेसी। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपने आप आएगी तो उसके बाद में एक अच्छी डेमोक्रेसी भी बन सकती है। ओके, और एंड आप एजुकेशन से करिए कि लोगों को बताया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन जो है इट सेज कि डिसरप्ट एंड डिवोर अटेंशन, इट सेज कि डिसरप्ट एंड डिवोर अटेंशन has become the norm in the parliament. Analyze the reasons and effects of constitutional parliamentary disruptions in India. सो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो काफी ज्यादा डिसरप्ट हो रही है बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट्स, ठीक है, वॉकआउट्स एटसेट्रा की वजह से, या फिर कोविड भी एक रीजन था। सो ये काफी सारे रीजन जो हैं दे आर कॉजिंग डिसरप्शन, और ये ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्शनल इवेंट है बट एक नॉर्म बनता जा रहा है। सो अब आपको ये पूछना है कि रीजंस क्या है इस डिसरप्शन के और कैसे ये इंडियन डेमोक्रेसी को हर्ट कर रही है। ठीक है, सो अब डेफिनेटली कीवर्ड क्या है, पहला तो ये हो गया डिसरप्ट एंड डिवोर अटेंशन, यानी कि पार्लियामेंट्री डिसरप्शन के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। ओके, देन रीजंस और इफेक्ट्स के बारे में आपको तीन ये मेजर पार्ट होंगे। ठीक है, सो पार्लियामेंट में बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट की एफिशिएंट फंक्शनिंग के बगैर इट्स अ नल एंड वॉइड केस। जब तक पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं करेगी, पार्लियामेंट इज द डेलिबरेटिंग चैम्बर, जितने बिल्स आएंगे इसके दो पर्पस हैं, एक तो बिल्स पास करना तो है ही है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी डेमोक्रेसी में जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा गवर्नमेंट का, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दिल बी अकाउंटेबल। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ए डेमोक्रेसी, और बाय बाईपासिंग दिस डेलिबरेशन एंड इंक्रीजिंग डिसरप्शंस, हम एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है पार्लियामेंट का वो डिसरप्ट हो रहा है, वो मिस हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आपको इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। इंट्रो में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि इट इज द इंपॉर्टेंस क्या है पार्लियामेंट एज द डेलिबरेटिव एंड लॉ मेकिंग बॉडी, टेम्पल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेटिस्टिक्स डालना जरूरी है। पीआरएस रिपोर्ट जो है
उसके अकॉर्डिंगली 16th लोकसभा 16% ऑफ द शेड्यूल टाइम जो था वो लूज हो गया था बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस। ठीक है, 15 लोकसभा में उससे भी ज्यादा था, यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, व्हेन इट वाज इन ऑपोजिशन, तब भी कुछ सिचुएशन इससे बेटर नहीं थी, वर्स थी। और जो 20th लोकसभा है उसके स्टेटिस्टिक्स और सॉरी जो 17th लोकसभा है उसके स्टेटिस्टिक्स और बुरे होंगे, क्योंकि एक तो पैंडेमिक आ गया और ऊपर से गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में जो सिंक्रोनिसिटी है, जो रेजोनेंस है, वो और कम होती जा रही है। अब इससे होता क्या है, लेजिस्लेटिव बिजनेस कॉम्प्रोमाइज होता है, टाइम वेस्ट होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग जो है वो प्रेफर्ड वे बन जाता है, विच इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स एज सच। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, टैक्स पेयर्स मनी जो है इट गेट्स वेस्टेड, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू अरेंज दो सेशंस, अगर वो सेशंस काम नहीं कर रहे पैसा भी वेस्ट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 71(5) के अंडर जो राइट है वो भी डिसरप्ट हो जाता है। ओके, हिंड्रेंस टू डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, ये सब फैक्टर्स जो हैं, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस। अब रीजंस क्या हैं? पहला तो देखिए पॉलिटिकल कल्चर जो है, जहां पे ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं बनेगा। पिछले कुछ सालों में आप नोटिस कीजिए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी कि कांग्रेस और बीजेपी जो प्राइम पार्टीज हैं वो एक दूसरे पे कभी भी ऑन द सेम पेज नहीं आती हैं, जिसके कारण डेफिनेटली डिसरप्शन बढ़ती भी हैं। ठीक है, फिर काफी सारे ऐसे मैटर्स हैं कंट्रोवर्सी की, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के, जहां पे डिसरप्शन काफी ज्यादा बढ़ती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेगासस था, सिटीजन अमेंडमेंट थी, ओके, फार्म बिल्स थे, आप ऐसे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ये डिसरप्शन जो है इट ऑल्सो हेल्प्स रूलिंग पार्टी की कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवेट करना, रूलिंग पार्टी खुद ही डिसरप्ट करना चाहे, इस तरह के स्टेटमेंट्स दे कि सेशन जो है डिसरप्ट हो जाए, सो दैट वो कुछ चीजें जो उनके ग्रे एरियाज हैं वो भी कवर अप हो जाए। ओके, और ये इक्वेशन और जीरो आवर में ज्यादा पाया गया है। डिसिप्लिनरी पावर्स नहीं है, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसिप्लिनरी पावर नहीं है। आप एक एमपी को, एमएलए को आप रोक नहीं सकते, पनिश नहीं कर सकते ज्यादा। स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर्स जो हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दे डोंट हैव वेरी वास्ट, वेरी एक्सटेंसिव डिसिप्लिनरी पावर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी और सारे फैक्टर्स हैं, एमपीज की डिससेटिस्फैक्शन है, अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, देन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को ही फॉलो नहीं करती, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन 10 शेड्यूल भी कुछ हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है। ओके, कि पार्टी जो भी कहती है वो सभी एमएलए को करना ही पड़ता है, जिसके कारण अगर कुछ एमएलए जो हैं, कुछ एमपीज जो हैं, दे वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट, दे टू हैव टू अपोज द गवर्नमेंट। ओके, सो ये पॉइंट नेक्स्ट में लिखा भी हुआ है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड यही होगा जो ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हैं इन सबको टैकल करना। सो पहला तो हम कहते हैं कि एक इंडेक्स बनाइए, ठीक है, कि कितनी डिस्रप्शन हो रही है, किस इशू पे कितनी डिस्रप्शन हो रही है, कैसे अवॉइड की जा सकती थी, क्या बेस्ट मेजर्स थे। ठीक है, ताकि आपके पास डेटा आए तो आप उसको एनालाइज करते हुए बेटर एफिशिएंसी कर पाए। ठीक है, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, ठीक है, नेशनल इश्यूज जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशंस जब हो, आपके पास डिसिप्लिनरी मेजर्स होनी चाहिए विद द स्पीकर एंड द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। सिर्फ हर बार प्रोसीडिंग्स रद्द करना इज नॉट एन ऑप्शन। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट एमपीज और एमएलए के लिए होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट भी उनके लिए होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड करने की जरूरत है। ओके, इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल एमएलए हैं, एमपीज हैं, जो सपोज अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ में एग्री नहीं करते, जो डिस्ट्रप्शन है उसको एग्री नहीं करते, दे विल हैव अ इंडिविजुअल वॉइस एज वेल। ओके, एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल को जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस और स्पेस दी जानी चाहिए। प्राइवेट मेंबर्स बिल वो बिल हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहे, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जनरली इतनी सॉर्ट ऑफ एरोगेंट होती है कई बार कि वो उस बिल को प्रॉपर्ली एंटरटेन ही नहीं करते। देन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी कि एक डेमोक्रेसी कल्चर जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का है वो पार्लियामेंट में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी मीटर जो हमने पहले डिस्कस किया उसी का ही एक्सटेंशन है।
सो अब कंक्लूड हमने ऐसे किया है कि डेमोक्रेसी इज जज्ड बाय द डिबेट एंड इट encourages and sustains. More strengthening of the parliament is the solution to prevent disruption of its proceedings. There should be a deepening of its role as a forum for deliberation on critical national issues. Okay, so this is how an answer should look like. आप बीच में चीजें आपको कुछ सही लगती हैं तो ऐड कीजिए, और प्लीज आल्सो राइट आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट. So next question is, Indian justice delivery system is stretched to its limits. In this context, how can alternative dispute resolution mechanisms help enhance justice delivery? See, question का जो नब्ज है वो पकड़े, अगर हम पकड़े, so ये बेसिकली कह रहा है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है या वर्कलोड जो इंक्रीज है, उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं थ्रू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें आर्बिट्रेशन आता है, रिकंसिलिएशन आता है, ये जो मैकेनिज्म्स हैं, लोक अदालत एक्सेट्रा. ठीक है, अब आपने नब्ज पकड़ ली, तो अगर आपके पास कंटेंट है आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, सो अब तीन पार्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि पहला कि इंट्रोड्यूस कीजिए कि हमारा जस्टिस सिस्टम ओवरबर्डन क्यों है. सेकंड, एडीआर मैकेनिज्म कैसे कर सकते हैं. अब क्यों के लिए पहले आपको दिखाना चाहिए कैसे वो है, एंड उसके लिए पहले आप फैक्ट्स दीजिए कि 4.7 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है कोर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दैट आर पेंडिंग, दे आर एट द लेवल ऑफ लोअर जुडिशरी. ओके, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 87.4% है. डिलेस और इनएफिशिएंसीज के कारण जस्टिस डिले होता है, और एक बड़ा डिक्टम है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ये आप क्वेश्चन का स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते थे कि इट इज सेड दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड इन इंडियन कोर्ट्स ओवर दिस मेनी केसेस आर पेंडिंग. इस तरह से भी आप आंसर स्टार्ट कर सकते थे. अब डेफिनेटली क्योंकि हमने बताना है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे हेल्प करेगा, तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि इश्यूज क्या हैं. सो पहला है परसिस्टेंट वैकेंसीज. देखिए, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, उन्हीं में ही काफी ज्यादा वैकेंसीज है. फॉर एग्जाम्पल 30% से ज्यादा वैकेंसीज हैं लोअर जुडिशरी में. ओके, सबॉर्डिनेट जुडिशरी की हालत बहुत खस्ता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू हाई कोर्ट्स एंड फर्दर टू सुप्रीम कोर्ट, जिसके कारण डेफिनेटली उनका वर्कलोड भी बढ़ता है. ओके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, स्टाफ शॉर्टेज है. एक और चीज कि गवर्नमेंट खुद एक बहुत बड़ा लिटिगेंट है. लिटिगेंट इन द सेंस कि केसेस जो हैं गवर्नमेंट के खुद बहुत ज्यादा होते हैं. ओके, एंड इसके एक रीजन ये भी है कि जो ऑर्डर्स ड्राफ्ट करते हैं, लॉज पॉलिसीज जो बनाते हैं, वो खुद अपने आप में काफी फ्लॉड होती हैं, जिसके कारण इट इज सेड कि 4.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो हमेशा कंटेस्टेशन में रहता है, यानी कि वो कोर्ट में फंसा रहता है. सो जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, उसके कारण 50,000 करोड़ का स्टॉल प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा हुआ है. सो डेफिनेटली बजटरी अलाउंस जुडिशरी के लिए सिर्फ 0.08 से 0.01, यानी कि 0.1% बजट भी नहीं है जीडीपी का. ठीक है, और इंडिया से सिर्फ ये तीन चार कंट्रीज है जिनका बजट कम है, तो डेफिनेटली इसमें हमें करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट आते हैं कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे हेल्प करेगा. पहले तो डिफाइन करते हैं कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या. ठीक है, इट डिस्क्राइब्स डिफरेंट मोड्स ऑफ रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी कि कोर्ट की जो इशू, कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, उनको कोर्ट के बाहर ही रिजॉल्व करना. ठीक है, प्रोविजंस क्या है, सीआरपीसी की सेक्शन 89 है, अगर आपको जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में. लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996 वाला. ओके, सो अब के कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, इसको आप चार्ट बना के कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन है, लोक अदालत है, देन कॉन्सिलिएशन है. यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि आप ये करें. ओके, try and be as precise as possible. Brevity is very important in answer writing and in your expression. Okay, so ये सब इनकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए. एडवांटेजेस क्या है, तो पहला तो है कि जो पार्टीज हैं वो अपना आर्बिट्रेटर मीडिएटर खुद चूज कर सकती हैं, जिसके कारण जो केस है उसका सुलझने का, उसका रिजल्ट आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपर्ट हो सकता है, दोनों पार्टीज ट्रस्ट करती हैं. सो डेफिनेटली रिकंसिलिएशन ज्यादा प्रोसेस ज्यादा इजी होगा. और यहाँ पे खुद वो चूज कर सकते हैं कि रूल्स कौन से अप्लाई होंगे, और डेफिनेटली जब आपके पास चॉइस होगी कौन से पैरामीटर्स, कौन से वेरिएबल्स वहां पे सेट हो रहे हैं, सो देयर इज अ हाई चांस कि आप कॉमन ग्राउंड
बना लेंगे, ठीक है। जूरी नहीं होगा, ओके। और जूरी इज बेसिकली यू प्ले विद इमोशंस ऑफ द पीपल जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, दे कैन बी इम्पार्शियल, दे कैन बी पार्शियल टू। सो अब एडीआर में देर आर एक्सपर्ट्स हु आर डिसाइडिंग द इशू, सो डेफिनेटली एक रेजोल्यूशन बेटर मिल सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ऊपर से हमने जितनी सारी बात की, कोर्ट के बाहर अगर होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको अटॉर्नीज नहीं लेने, आपको वकील अच्छे हायर करने की, एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। और लोग खुद ब खुद इन्वॉल्व रहते हैं, फॉर एग्जांपल न्याय पंचायत, लोक अदालत, इनमें लोग खुद ब खुद जाके इन्वॉल्व रहते हैं, और सहमति से जब डिसीजन होगा तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। सो अब यहाँ पे एक रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने, उन्होंने कहा था कि नीड फॉर इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स कैन चेंज द जुडिशियल लैंडस्केप, ब्रिंगिंग जस्टिस टू मिलियंस एंड सेटलिंग ग्रीवेंसेस विदाउट प्रोट्रैक्टेड लीगल प्रोसीडिंग्स। इस तरह की चीजें आप डेफिनेटली लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। मालीमठ कमेटी रिपोर्ट जो थी, उसने भी नीड फॉर एडीआर मैकेनिज्म पे स्ट्रेस किया था। ये हो गया हमारा आंसर का बॉडी। अब छोटा सा कंक्लूजन करना है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। बेसिकली वही है जो हमने ऊपर कहा था। ग्रोथ ऑफ इंडियन ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया Growth of social media has made Indian voter more informed and active participant in electoral processing, making Indian democracy more robust, critically analyze. सो कीवर्ड जो है यहाँ पे, जो टेल एंडर है, दैट इज क्रिटिकली एनालाइज। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जो सोशल मीडिया है उसका यूज जो है वो इंडियन वोटर को ज्यादा इन्फॉर्म बनाया है अबाउट हिज राइट्स, लेट्स से अबाउट मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी, अपना जो कैंडिडेट है उसका क्या प्रोफाइल है, इन सब चीजों के बारे में मोर अवेयर बनाया है। देन और इसके कारण ही इज पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। सो अब ये स्टेटमेंट है और इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी कि इसका जो लॉजिक है उसको हमने सॉर्ट ऑफ काउंटर करना है। और लॉजिक क्या है कि सोशल मीडिया इंडियन डेमोक्रेसी को, इंडियन वोटर को ज्यादा इन्फॉर्म बना रहा है, जिसके कारण डेमोक्रेसी को हेल्प हो रहा है। यानी कि हमें सोशल मीडिया के नेगेटिव्स पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, ठीक है। सो पहले तो आप बताइए कि इंट्रो में आप ये लिखिए कि सोशल मीडिया कैसे हेल्प कर रहा है। कि हमने ये स्टार्ट किया कि सोशल मीडिया रेफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ, डिफाइन कर दिया कि इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइसेस जिससे यूजर्स जो है वो ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड इंफॉर्मेशन करते हैं, ओके। इट इज मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू डिस्कस, ऑर्गेनाइज अराउंड कॉजेस एंड होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल। ये पॉजिटिव्स हैं। अब पॉजिटिव्स आप, मैंने डिटेल यहाँ पे दी है, आप चाहें तो इसको कम डिटेल में भी लिख सकते हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों को ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने व्यू पॉइंट्स रखने का। सेटिंग अकाउंटेबिलिटी, आजकल इतना ई गवर्नेंस पे इतना स्ट्रेस है, तो पीपल डायरेक्टली कॉल आउट द इश्यूज दैट दे हैव, ओके। देन गिविंग वॉइस, सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि लोगों को इन्फॉर्म तो करती हैं, बट दी कैन रैली पीपल एज वेल। फॉर एग्जांपल अरब स्प्रिंग्स के टाइम पे टूनिशिया में काफी यूज हुआ था इसका। इंडिया के अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट थी उसमें भी काफी यूज हुआ था फॉर मोबिलाइजिंग पीपल। सिविक एंगेजमेंट, यानी कि लोग एक दूसरे से सोसाइटी के इश्यूज पे जो डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी डेफिनेटली की हेल्प्स। ऑनलाइन कैंपेनिंग, पार्टीज के लिए इजी हो जाता है टू कैंपेन ऑनलाइन, बट अनरेगुलेटेड नेचर है, यानी कि कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है एज सच इसको, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, इट इज प्लेइंग द रिएक्शनरी गेम। कुछ गलत होता है उसके बाद में गवर्नमेंट स्टेप्स इन, क्योंकि नेचर ऐसा है प्लेटफॉर्म का। सो अब नेगेटिव्स क्या है इसके? पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कि जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनके आजकल तो आईटी सेल्स भी एक्टिव हैं, जिसके कारण जिस पार्टी की आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं आप उसी के और ज्यादा व्यूज में आपको मिलेंगे, एको चैम्बर्स बन जाएंगे वहां पे, जिसके कारण आप कभी दूसरे पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाएंगे। सेकेंडली प्रोपागेंडा, प्रोपागेंडा तो डेफिनेटली यू मस्ट नो, और यहाँ पे हमने कोट भी किया है गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को, कि सोशल मीडिया एनेबल्स माइक्रो टारगेटिंग कैंपेन्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और काफी सारी बुक्स भी इसके बारे में लिखी गई हैं अबाउट हाउ इलेक्शंस आर मैनेज्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और डिजिटल इलेक्शंस और डिजिटल स्पेस में इट इज वेरी मच प्रेवलेंट। फॉरेन इंटरफेरेंस, यूएस इलेक्शंस में 2016 में रशियन एंटिटीज का काफी बड़ा रोल था इन द विक्ट्री ऑफ ट्रम्प, ठीक है। फेक न्यूज, अगेन प्रोपेगेंडा की जगह फेक न्यूज, इट कैन लीड टू
सो मैनी इश्यूज, डिसक्रेडिट करना किसी कैंडिडेट को, रायट्स हो जाती हैं, ओके, देन पार्टी की कैंडिडेट्स की इमेज चेंज हो जाती है, और रियल इश्यूज जो हैं दे कैन बी सप्रेस्ड एज वेल। ठीक है। अब ये इश्यूज को करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो इलेक्शन के टाइम पे सोशल मीडिया पे अप्लाई होता है। कैंडिडेट्स जो हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल्स उनको करना पड़ता है। 48 आवर्स बिफोर पोल्स इज अ साइलेंस पीरियड फॉर डिजिटल मीडियम। आईटी रूल्स ऑफ 2021 प्रोवाइड करते हैं रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑनलाइन। वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जनरल इलेक्शन 2019 में ये आया था, जहाँ पे कैंडिडेट्स हैड टू मेक श्योर कि वो ऑनलाइन एथिकल और फेयर प्रोसेस रखें। ओके, सो अब वे फॉरवर्ड क्या है? डेफिनेटली जो ऊपर हमने बताया उनके बारे में, अवेयरनेस इंक्रीज कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी इफेक्टिवली हॉल्ट स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि जो फेसबुक, ट्विटर्स एक्सेट्रा जो हैं, दे शुड एक्टिवली हॉल्ट द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज एंड प्रोपागेंडा, जैसे काफी बार करने में दिखने में मिलता भी है हमें। गवर्नमेंट शुड कम अप विद गाइडलाइंस टुवर्ड्स एक्सेप्टेबल एंड फॉरबिडन कंटेंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, जैसे पार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोविजंस हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि पार्टीज जो हैं, जो इंडिविजुअल्स जो हैं, वो किन किन बातों के ऊपर कंटेंट शेयर कर सकते हैं, किन पे नहीं कर सकते। ठीक है, देन कंक्लूड हमने किया। सो दिस वाज अबाउट दीज 4 क्वेश्चंस। कोई भी आपको डाउट हो, प्लीज डू राइट टू अस, एंड अगेन कीप राइटिंग। हमारी जितना अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वी आर गाइडिंग यू, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।